कहानी की शुरुआत में हमारी मुलाकात बॉब नाम के एक यूएस आर्मी स्नाइपर से होती है जो अफ्रीका में अपने साथी डॉनी के साथ एक मिशन पर होता है। अब थोड़ी देर के बाद बॉब को एक आतंकवादी की गाड़ी दिखाई दी और उसने बिना देरी किए इस आतंकवादी को मार डाला। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों वहां से निकल पाते, आतंकवादियों का एक ग्रुप इन पर गोलीबारी करने लगता है। अब यहाँ पर बॉब अपने इंसेन स्नाइपिंग स्किल की मदद से कई आतंकवादियों को ढेर कर देता है, लेकिन उनकी तादाद ज्यादा होने की वजह से ये सिचुएशन उन दोनों से हैंडल करना काफी मुश्किल हो रही थी। वहीं दुश्मनों का एक हेलीकॉप्टर इनके आसपास बॉम्ब गिराने लगा। इन हालात को देखकर बॉब ने CIA से मदद मांगी, लेकिन इन्हें सामने से कोई जवाब नहीं मिला। अब इस गोलीबारी के बीच एक गोली डॉनी को लग जाती है और वो वहीं पर मारा जाता है, जिसे देखकर बॉब को बहुत गुस्सा आ गया और उसने उस हेलीकॉप्टर पर कई गोलियां चलाई। पहले तो उसका निशाना चूक गया, लेकिन थोड़ी कोशिश के बाद उसने उस चॉपर को मार गिराया। अब कहानी में हमें उस घटना के 3 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहां पर हम बॉब को देखते हैं जो आर्मी से रिटायर हो चुका है और अपने डॉग के साथ जंगल में एक सुकून भरी जिंदगी बिता रहा है। अब एक दिन आइजैक जॉनसन नाम का एक आदमी जो कि CIA का हेड होता है, वो बॉब से मिलने पहुंचा। आइजैक को एक खबर मिली थी कि बहुत जल्द अमेरिका के प्रेसिडेंट पर एक जानलेवा हमला होने वाला है, इसलिए वो बॉब से मिलने के लिए आता है ताकि किसी इंटेलिजेंट आर्मी एक्सपर्ट की मदद से इस अटैक को नाकामयाब किया जा सके। दरअसल बॉब का टास्क ये था कि वो प्रेसिडेंट को मारने के लिए अलग अलग प्लान्स बनाए ताकि आइजैक और उसकी टीम हथियारों द्वारा यूज की जाने वाली टेक्निक के लिए पहले से तैयार रहे और उनके हमले को रोक सके। अब पहले तो बॉब ने इस मिशन के लिए मना कर दिया क्योंकि अब वो रिटायर हो चुका था और वो उस पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहता। लेकिन जब आइजैक ने उसे मामले की गंभीरता समझाई तो बॉब भी इस मिशन के लिए तैयार हो जाता है। अब जाने से पहले आइजैक ने बॉब को सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दी और उसे नेक्स्ट वीक ही वॉशिंगटन आने के लिए कहा। अब अगले वीक ही बॉब वॉशिंगटन DC पहुंचता है, जहां कुछ दिन बाद प्रेसिडेंट अपनी स्पीच देने वाले थे। अब कई दिनों तक बॉब अपनी रिसर्च पर लग जाता है और आइजैक को बताता है कि प्रेसिडेंट पर हमला फिलाडेल्फिया में होगा, जिस पर आइजैक ने उसका शुक्रिया अदा किया और उसी प्रेसिडेंट के स्पीच वाले दिन भी आने को कहा। अब वो दिन भी आ जाता है जिस दिन अमेरिकन प्रेसिडेंट पूरे देश के सामने स्पीच देने वाले थे। इधर बॉब आइजैक के साथ एक रूम में पहुंचा जहां से वो पूरे शहर को देख सकते थे। यहाँ पर बॉब की मुलाकात माइकल नाम के एक आदमी से होती है जो कि आइजैक की टीम का एक हिस्सा था और प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी में इसका बहुत ही मेजर रोल था। अब जैसे ही प्रेसिडेंट स्पीच देने के लिए स्टेज पर चढ़े तो बॉब ने सभी को बताया कि प्रेसिडेंट पर हमला करने का ये सबसे अच्छा मौका है, इसलिए हमें जल्द से जल्द उन्हें स्टेज से नीचे उतारना चाहिए ताकि एनिमी स्नाइपर अपने मिशन में कामयाब ना हो पाए। लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले रूम में मौजूद एक पुलिस वाले ने बॉब पर गोली चला दी और वहीं दूसरी तरफ एक अनजान स्नाइपर ने प्रेसिडेंट को शूट कर दिया। ये सब देखकर बॉब किसी तरह से खिड़की तोड़कर वहां से भाग निकलता है और बॉब के जाते ही आइजैक की टीम ने पूरे कमरे को साफ किया और एक टेबल पर बॉब की स्नाइपर राइफल और उसके फिंगरप्रिंट छोड़ दिए। वहीं दूसरी तरफ निक नाम का एक FBI ऑफिसर बॉब को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बॉब ने बड़ी आसानी से उसे फेल कर दिया और उसे हथकड़ी लगाकर वहां से जाने लगा। लेकिन जाने से पहले उसने निक से बोला कि मैंने प्रेसिडेंट को नहीं मारा है और मुझे जानबूझकर फंसाया जा रहा है। इसके बाद वो निक की गाड़ी में बैठकर उस शहर को छोड़कर भागने लगता है, लेकिन अब उसके पीछे FBI की टीम की एक गाड़ी लग जाती है, जिसे देखकर बॉब उनसे बचने के लिए अपनी गाड़ी को एक कार वॉश में ले जाता है और फटाफट से अपने घाव की मरहम पट्टी करके वापस निकल पड़ता है। लेकिन अब पुलिस की एक टीम ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था और बॉब के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने गाड़ी को रिवर्स गियर में डाला और सीधा एक नदी में जा गिरा। इसके बाद FBI की टीम ने उस नदी की अच्छे से तलाशी करी, लेकिन इन्हें बॉब का कुछ भी पता नहीं चला क्योंकि वो तो पहले ही एक नाव पर लटककर यहाँ से भाग चुका था। अब थोड़ी देर बाद वो किनारे पर पहुंचकर एक ट्रक चुराकर वहां से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के सभी न्यूज चैनल टीवी पर बॉब की फोटो दिखाने लगे और उसे प्रेसिडेंट का कातिल बताने लगते हैं। इसके बाद हम FBI के हेड क्वार्टर का सीन देखते हैं जहां पर सभी निक से काफी नाराज थे क्योंकि बॉब उसे चकमा देकर भाग चुका था। अब यहाँ निक अपने सीनियर को बताता है कि भागते वक्त बॉब ने उनसे बोला था कि उसने प्रेसिडेंट को नहीं मारा है। हालांकि निक के सीनियर को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ और उसने निक का डिमोशन करके उसे FBI के कॉल सेंटर में बिठा दिया।
दूसरी ओर रात होते ही बॉब एक सुपरमार्केट में जाता है और अंदर जाने से पहले उसने दुकान की बिजली काट दी थी। इसके बाद वो दुकान के अंदर गया और वहां मौजूद एक लेडी से कुछ सामान खरीदा, जिसके बाद वो दुकान की टॉयलेट में जाता है और अपने घाव पर पट्टी करता है। लेकिन इसी बीच लेडी को उस पर शक हो गया था और उसने फौरन FBI को कॉल लगा दिया। अब यहाँ पर उसकी कॉल निक ने उठाई, जहाँ इस लेडी ने उसे बताया कि शायद थोड़ी देर पहले बॉब उसकी शॉप में आया था। अब इस लेडी की बात पर भरोसा करके निक ने अपने सीनियर को ये बात बताई, लेकिन उसकी पुरानी गलतियों के चलते उसके सीनियर ने उसकी इस इन्फॉर्मेशन पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब पूरी रात निक ने इसी केस पर काम किया और बॉब की सारी इन्फॉर्मेशन निकाली। अब अगली सुबह एक लेडी FBI ऑफिस में आती है जो कि निक की कलीग थी। जब उसने निक को इस केस पर काम करते हुए देखा तो उसने उसे बताया कि जिस पुलिस वाले ने बॉब को गोली मारी थी, कल रात किसी ने उसका मर्डर कर दिया। अब ये सुनने के बाद निक का शक कंफर्म हो गया कि बॉब बिल्कुल बेकसूर हैं और कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी ओर हम बॉब को देखते हैं जो एक औरत से मिलने उसके घर पहुंचा। असल में यह औरत कोई और नहीं बल्कि डॉनी की विडो वाइफ सारा थी। हालांकि आज वो बॉब से पहली बार मिली थी, लेकिन वो उसे पिछले कई सालों से जानती हैं, क्योंकि डॉनी की मौत के बाद बॉब ने उसे एक लेटर लिखा था और वो हर साल सारा को फूल भेजता था। दरअसल सारा ने भी टीवी पर बॉब के बारे में देखा था, इसलिए उसने बॉब की मदद करने से इनकार कर दिया। लेकिन जब बॉब ने उसे बताया कि वो बेकसूर हैं, तो सारा ने उसे अंदर आने दिया। अब अंदर आने पर सारा उसे बताते हैं कि प्रेसिडेंट तो बिल्कुल ठीक है और उस दिन वो गोली वहां पर मौजूद एक दूसरे देश के पॉलिटिशियन को लगी थी। वहीं दूसरी ओर हम निक को देखते हैं जो क्राइम सीन के आसपास मौजूद सभी बिल्डिंग की छानबीन कर रहा था। इसी बीच वो एक बिल्डिंग में पहुंचता है जहां उसे स्नाइपर ट्राइपॉड के निशान मिलते हैं और ये बिल्डिंग क्राइम सीन से केवल 500 मीटर दूर थी। अब इसे देखकर निक को कुछ गड़बड़ लगती है, क्योंकि बॉब की फाइल में उसने पढ़ा था कि बॉब एक बहुत ही बेहतरीन स्नाइपर है और वो मीलों दूर से अपने टारगेट को मार गिराता है। तो फिर केवल 500 मीटर की दूरी पर ही उसका निशाना कैसे चूक गया और उसने प्रेसिडेंट के बजाय उस दूसरे पॉलिटिशियन को कैसे मार दिया। वहीं दूसरी ओर हम सारा को देखते हैं जो एक नर्स है और फिलहाल वो बॉब का इलाज कर रही थी। अब थोड़ी देर बाद जब बॉब को होश आया तो सारा ने उसे बताया कि सरकार ने उसके डॉग तक को मार दिया है, जिसे सुनकर बॉब को बहुत दुख हुआ और उसने कसम खाई कि वो अपने नाम पर लगे इस दाग को मिटाकर रहेगा और इस काम में केवल निक ही उसकी मदद कर सकता है। अब यहाँ बॉब एक प्लान बनाता है और इस प्लान के मुताबिक सारा एक कैफे में निक से मिलने पहुंचती है। यहाँ सारा ने उसे पूरी बात बताई और उसे आइजैक की गाड़ी का नंबर भी दिया ताकि निक इस बारे में छानबीन कर सके और जिससे आइजैक के मन में भी डर पैदा हो। अब निक ने भी ठीक ऐसा ही किया और उस गाड़ी के नंबर को ट्रैक करने लगा। लेकिन जब आइजैक को भी ये बात पता लगी कि FBI का एक ऑफिसर उसकी गाड़ी को ट्रैक कर रहा है और ये वही ऑफिसर है जिसकी गाड़ी से बॉब भागा था। अब इससे पहले कि निक अपनी छानबीन की तह तक जाता, आइजैक के लोगों ने उसे किडनैप कर लिया और उसे बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया। दरअसल वो लोग जानना चाहते थे कि आखिर निक को उस मिशन के बारे में कितना पता है, लेकिन जब काफी कोशिश के बाद भी निक ने उन्हें कुछ नहीं बताया तो उन्होंने निक को मारने का फैसला किया। मगर इससे पहले कि ये लोग उसे मार पाते, बॉब अपनी स्नाइपर से आइजैक के सभी लोगों को मार डालता है। अब यहाँ निक बॉब से कहता है कि मुझे पता है कि तुम बेकसूर हो, इसलिए तुम खुद को पुलिस के हवाले कर दो ताकि कानून तुम्हारी मदद कर सके। जिसके लिए बॉब साफ इनकार कर देता है, क्योंकि अगर उसने आइजैक को सबक नहीं सिखाया तो कल को वो किसी और के साथ भी ऐसा ही करेगा। अब निक भी उसकी बात से एग्री करता है और उसका साथ देने के लिए तैयार हो गया। वहीं दूसरी ओर आइजैक और उसके साथियों को ये पता चला कि बॉब हर साल सारा नाम की एक लेडी को फूल भेजता है, तो उसने अपने आदमियों को सारा को किडनैप करने भेजा। वहीं दूसरी ओर बॉब और निक एक वेपन एक्सपर्ट से मिलने पहुंचे, जहां बॉब उससे पूछता है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि गोली किसी और गन से चले और दिखाई किसी और से जाए। इस पर वो आदमी कहता है कि ऐसा करना पॉसिबल है और इस टेक्निक को पेपर पैचिंग टेक्निक कहते हैं, जिसमें गोली चलती कहीं और से है और दिखाई कहीं और से जाती है। यहाँ इस आदमी ने बॉब को ये भी बताया कि तुम्हारे अलावा इतना सटीक निशाना केवल एक आदमी ही लगा सकता है और वो है मीखा। जिस पर बॉब उसे मीखा के हुलिये के बारे में पूछता है तो बॉब फौरन समझ जाता है कि मीखा कोई और नहीं बल्कि माइकल है, जो आइजैक के साथ उसकी टीम में था। इसके बाद निक ने अपने ऑफिस में कॉल किया और माइकल का एड्रेस निकलवाया, जो कि इस समय वर्जीनिया में था। अब उस रात आइजैक के 2 आदमी सारा के घर में घुसे,
ताकि वो उसे किडनैप कर सके। अब यहाँ पर सारा ने एक आदमी को तो मार दिया, लेकिन दूसरा आदमी उसे पकड़ लेता है। इधर आइजैक को भी आइडिया हो गया था कि अब तक तो बॉब को माइकल के बारे में पता चल चुका होगा और वो उसके पीछे जरूर जाएगा। इसलिए वो एक प्लान बनाता है कि जब बॉब और निक माइकल को पकड़ने के लिए वर्जीनिया आएंगे तो हम उन दोनों पर अटैक करके उन्हें मार देंगे। अब प्लान के मुताबिक बॉब और निक वर्जीनिया पहुंचे और एक सुपरमार्केट में जाकर बनाने का जरूरी सामान खरीदा। बॉब ये भी जानता था कि आइजैक और माइकल भी उन पर पलट कर हमला जरूर करेंगे, इसलिए उसने निक को भी थोड़ी बहुत स्नाइपिंग सिखा दी थी ताकि समय आने पर वो उसकी मदद कर सके। अब अगले दिन बॉब माइकल के फार्म हाउस में जाता है और निक दूर बैठकर उसे सभी गार्ड्स की लोकेशन बता रहा था, जिसके अकॉर्डिंग बॉब ने सभी गार्ड्स को एक एक करके खत्म कर दिया और फार्म हाउस में जाने से पहले उसने आसपास की झाड़ियों में ढेर सारे बॉम्ब छिपा दिए, जिसके बाद वो उसके अंदर एंटर करता है। माइकल पहले से वहां पर उसका इंतजार कर रहा था। या माइकल उसे बताता है कि असल में हमारा टारगेट प्रेसिडेंट नहीं बल्कि उस दूसरे देश के नेता को मारने का ही था, क्योंकि उस दिन वो लोगों को उस गांव के बारे में बताने वाला था जिसे आइजैक और उसकी टीम ने एक ऑयल कंपनी के कहने पर बर्बाद कर दिया था। दरअसल आज से 3 साल पहले एक बहुत बड़ी ऑयल कंपनी को अफ्रीका के एक छोटे से गांव में अपनी पाइपलाइन बिछानी थी और इसके लिए उन्हें उस पूरे गांव को खाली करना था। लेकिन जब गांव वालों ने ऐसा करने से मना कर दिया तो आइजैक और उसकी टीम ने गांव के सभी लोगों को मार दिया और उन्हें एक बड़ी सी कब्र में दफना दिया। अब यहाँ बॉब को पूरी बात समझ आती है कि आज से 3 साल पहले जब वो अफ्रीका के उस गांव में था तब यूएस आर्मी ने उसे और डॉनी को मरने के लिए क्यों छोड़ दिया। और अब बॉब को पता चल जाता है कि इस घोटाले में सिर्फ आइजैक ही नहीं बल्कि इस देश के जाने माने बड़े पॉलिटिशियन भी शामिल हैं। ये सब बताने के बाद माइकल ने खुद को गोली मार ली और ठीक उसी वक्त आइजैक के लोगों ने बॉब पर हमला कर दिया। अब दूर बैठा निक बाहर मौजूद सभी बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है और अंदर बॉब आइजैक के लोगों को एक एक करके मारना शुरू कर देता है। अब इन सभी को मारने के बाद बॉब इस फार्म हाउस से बाहर निकला, लेकिन ठीक उसी वक्त एक चॉपर उसे चेस करना शुरू कर देता है। निक और बॉब इस हमले के लिए पहले से तैयार थे, इसलिए वो दोनों आइजैक के लोगों का जमकर मुकाबला करते हैं। अब जैसे ही वो चॉपर एक ऑयल टैंकर के ऊपर पहुंचता है तो बॉब उस टैंकर को शूट करके ब्लास्ट कर देता है और इस धमाके में वो चॉपर भी जलकर राख हो चुका था। इसके बाद हम आइजैक और उसके साथियों को देखते हैं जिनकी टेंशन अब बढ़ती जा रही थी क्योंकि बॉब धीरे धीरे इनके करीब पहुंच रहा था। वहीं दूसरी ओर निक FBI को कॉल करके बताता है कि उसने बॉब को पकड़ लिया है। दरअसल निक ने ऐसा इसलिए किया ताकि आइजैक तक ये बात पहुंच जाए और वो उससे कांटेक्ट करे। अब इनका ये प्लान कामयाब भी होता है और अगले कुछ ही मिनटों में आइजैक निक को कॉल करता है। अब यहाँ बॉब ने आइजैक से बात की और उसके सामने एक ऑफर रखा कि अगर उसने सारा को छोड़ दिया तो वो माइकल की उस रिकॉर्डिंग को डिलीट कर देगा जिसमें उसने बताया है कि कैसे आइजैक और उसकी टीम ने एक ऑयल कंपनी के लिए अफ्रीका के एक पूरे गांव को तबाह कर दिया। अब आइजैक के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वो इस डील के लिए राजी हो जाता है और इन दोनों ने अगले दिन एक बर्फीले पहाड़ पर मिलने का फैसला किया। अब नेक्स्ट डे आइजैक अपने साथियों के साथ सारा को लेकर उस पहाड़ पर पहुंच जाता है। तभी सामने से एक आदमी चलता हुआ इनकी तरफ बढ़ रहा था, पर आइजैक के छुपे हुए स्नाइपर ने इस आदमी को गोली मार दी। अब यहाँ आइजैक को लग रहा था कि उन्होंने बॉब को मार दिया है, पर यह तो बॉब की एक चाल थी और यह आदमी कोई और नहीं बल्कि निक था जिसने अपनी जैकेट के अंदर एक बुलेट प्रूफ मेटल लगा रखा था। दरअसल जब आइजैक के स्नाइपर ने निक के ऊपर गोली चलाई तो बॉब को उसकी लोकेशन पता चल चुकी थी और यहाँ बॉब ने एक हेडशॉट मारकर उस स्नाइपर को ढेर कर दिया। इसके साथ ही उसने एक गोली उस आदमी को मारी जिसने सारा का हाथ पकड़ रखा था। इधर हम FBI की चीफ को देखते हैं जिसे निक का भेजा हुआ एक लेटर मिलता है और इस लेटर के जरिए निक ने उन्हें इस मिशन की सारी इंफॉर्मेशन दे दी थी, जिसके तुरंत बाद FBI की टीम भी उस पहाड़ की ओर निकल पड़ती है ताकि वो आइजैक और बॉब को अरेस्ट कर सके। इधर उस स्नाइपर को मारने के बाद बॉब इन सबके सामने जाता है और यहाँ निक ने आइजैक और उनके साथियों से उनके वेपन ले लिए थे, लेकिन तभी सारा ने एक बंदूक लेकर उस आदमी को मार दिया क्योंकि उसने उसको किडनैप करके बहुत टॉर्चर किया था। अब यहाँ बॉब ने उसे शांत किया और आइजैक के साथी मैकम से बात करने लगा। यहाँ मैकम बॉब से कहता है कि तुम उस रिकॉर्डिंग के जरिए हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि गवर्नमेंट के बड़े बड़े अधिकारी भी हमारे साथ इस घोटाले में शामिल हैं। ये सुनकर बॉब भी समझ चुका था कि अगर उसने इन सबूतों को पब्लिक किया तो सरकार के लोग उसके साथ साथ निक और सारा को भी जान से मार देंगे और इसलिए उसने इस रिकॉर्डिंग को इनके सामने ही जला दिया। तभी यहाँ पर FBI की टीम आ गई और बॉब के साथ साथ आइजैक और उसके
साथियों को भी पकड़ लिया गया। अब थोड़े दिनों बाद बॉब को कोर्ट में पेश किया गया और इस कोर्ट में आइजैक और उसके साथी भी मौजूद थे। अब यहाँ बॉब क्राइम सीन पर मिली अपनी राइफल मंगवाता है ताकि वो अपनी बेगुनाही साबित कर सके। कोर्ट में बॉब ने जज को बताया कि उस दिन घर से निकलने से पहले उसने अपनी बंदूक की फायरिंग पिन्स को निकाल दिया था और बिना फायरिंग पिन के इस बंदूक से गोली चला पाना नामुमकिन है, जिसे साबित करने के लिए वो निक पर गोली भी चलाता है, लेकिन फायरिंग पिन नहीं होने की वजह से वो गोली बंदूक के अंदर ही रह गई और इससे ये साबित हो गया कि बॉब बिल्कुल बेकसूर हैं। अब कोर्ट ने बॉब को तो बेकसूर बता दिया, पर उन्होंने आइजैक पर कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि उसके खिलाफ मौजूद उस आखिरी सबूत को भी बॉब ने जला दिया था। अब उस रात आइजैक और मैकम अपने फार्म हाउस पर गए और अपनी जीत को सेलिब्रेट करने लगे, लेकिन तभी वहां पर बॉब आ जाता है और आइजैक के आदमियों को एक एक करके मारने लगता है और जैसे ही आइजैक खड़ा हुआ तो उसने सीने में गोली मारकर उसकी जान ले ली, जिसके बाद वो घर के अंदर गया और मैकम को भी मार डाला। इन सब के बाद घर से निकलते वक्त उसने गैस पाइपलाइन में एक धमाका कर दिया ताकि उसके खिलाफ कोई सबूत ना बचे और आखिरकार बॉब ने अपना बदला पूरा किया और उस गांव में मारे गए सभी बेकसूर लोगों और अपने दोस्त को इंसाफ दिलवाया। वहीं हम फार्म हाउस के बाहर उसका इंतजार कर रही सारा को देखते हैं, जो अब दोनों एक साथ वहां से निकल जाते हैं और एक साथ नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना और इसी तरह की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे किसी नए दिन नई कहानी के साथ।